What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है संडे, संडे को होता है फंडे और फंडे को थोड़ा सा स्टडी डे भी हम लोग बना लेते हैं और इसी के साथ में अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देकर हम लोग को चलना होता है और वो तभी हम लोग कर पाएंगे जब हष्ट पुष्ट रहेंगे और अपने माइंड को एक सही डायरेक्शन में रखेंगे। सबसे पहले तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कल मैंने जो निबंध था वो वहां पे नहीं दिया, वीडियो के अंदर मैं इसको बताना भूल गया जबकि पीपीटी में था ये। तो पर लेकिन जो कुछ कमेंट मुझे देखने को मिले वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया कि सर आज तो पीछे छूट गया, निबंध नहीं लिखना पड़ेगा। अगर इस तरीके की मेंटेलिटी में जी रहे हो तो बहुत गलत डायरेक्शन में चल रहे हो, ठीक है। कि मतलब आज ऐसे नहीं दिया तो आज मजा आ गया, ये बच्चों वाली चीजें होती हैं। जब स्कूल नहीं होगा आज तो मजा आ गया, छुट्टी हो गई, वो वाले जोन से बाहर आ जाओ, एक कॉम्पिटिशन के जोन में हो तो थोड़ा सा सीरियस होकर चीजों को करना स्टार्ट करो। मैंने वीडियो में ऐसे नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे नहीं मिलेगा। मैं पहले बता चुका हूं, अगर किसी दिन क्वेश्चन में वीडियो में डिस्कस करना भूल गया या फिर ऐसे वीडियो में डिस्कस करना भूल गया तो वो या तो मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, फेसबुक पर मिल जाएगा, ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। यानी कि आप लोगों को जहां जहां पर भी आप लोग कनेक्ट है वहां पर मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा। प्रैक्टिस जरूर करनी है। देखिए ये इसको आप लोग ऐसे देख सकते हैं, जैसे आप लोग रनिंग करने जाते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, जैसे मैं रनिंग करने जाता हूं, अगर मुझे एक दिन रनिंग नहीं करता हूं किसी न किसी रीजन से, तो अगले दिन जो पैर है ना वो बता देते हैं कि कल रनिंग नहीं की है, क्योंकि वो उसी तरीके से पैर जो होते हैं वो थोड़ा रोकते हैं तुमको स्टार्टिंग में लगभग 2-4 मिनट जब तुम रनिंग करना स्टार्ट करते हो। पर रेगुलर जब तुम रनिंग करते हो तो वो उनका एक अलग रवैया रहता है पैरों का। तो इसी तरीके से अगर आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करते हो तो आप लोगों का हाथ बता देगा। अगर 1-2 दिन आप लोग छोड़ दोगे तो अगले दिन आप लोगों का हाथ और दिमाग दोनों आप लोगों को बता देगा कि आप लोगों ने लास्ट 1-2 दिन में काम नहीं किया है। एक आधा दिन चल जाता है कि हाँ एक दिन आप लोग, चलिए एक दिन होता है कि चलो आप लोग रेस्ट ले लो, पर लेकिन बाकी के दिन आप लोग को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और इसी के साथ में अपना माइंडसेट थोड़ा ऐसा बना के चलो, जो ये सोच रहे हैं कि 3 को लॉकडाउन खुलेगा या फिर उसके चलते फिर सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होने वाली है, तो जिस तरीके के हमारी कंट्री में केस निकल कर आ रहे हैं उसके चलते मुझे नहीं लगता कि आप लोग कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन ऐसी लगानी चाहिए। तो बेसिक फोकस आप लोगों का ये रहना चाहिए कि चाहे लॉकडाउन खुले चाहे लॉकडाउन न खुले, आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। और यार लॉकडाउन आप लोगों के लिए तो लॉकडाउन है ही नहीं, जो स्टडी एक तरीके से स्टडी के जोन में वो तो वैसे भी लॉकडाउन में रहते हैं दुनियादारी त्याग कर। तो आप लोगों के लिए तो जैसा पहले था वैसा ही अब है, उसमें कोई जब ज़्यादा बड़ा चेंज तो नहीं है। फिर भी आप लोगों को अपने रूम पर बैठकर पढ़ाई करनी थी या फिर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करनी थी, तो आप लोगों के लिए तो और भी अच्छा है, कोई घर पे नहीं आएगा डिस्टर्ब करने के लिए। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई को पढ़ाई की तरीके से लेकर चलिए। ये नहीं है कि आप लोग बिल्कुल बच्चों वाले जोन में घूम रहे हो कि यार वाओ पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, वो नहीं है। जब छोटे छोटे बच्चे जब स्टार्टिंग में जब स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं तो रोते हैं पहले कि नहीं स्कूल में नहीं जाना है। फिर जब पेपर आते हैं कि आज कुछ ऐसा हो जाए कि पेपर ही ना हो, आज तो छुट्टी हो जाए मजा आ गया, टीचर मर गया स्कूल की छुट्टी होगी, वो मजे बना रहे हैं कि आज छुट्टी होगी। मतलब टीचर मर गया उसकी कोई टेंशन नहीं है, उनको इस चीज़ का मजा है कि छुट्टी होगी आज, तो वे सोचते हैं कि अगले हफ्ते फिर कोई टीचर मर जाए। तो ये चीज़ें बहुत बच्चों वाली चीज़ें होती हैं, उनसे बाहर निकल जाओ, थोड़ा सा एक प्रोडक्टिव जोन में आ जाओ और चीज़ों को सही डायरेक्शन में करना स्टार्ट करो, ठीक है। लाइट मूड भी रखो, एंजॉय करो, सारी चीज़ें अपने साथ में लेकर चलो। अपनी पढ़ाई भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, अपने आप को मोटिवेट भी रखना है, अपना माइंड भी बैलेंस रखना है आप लोगों को। यही होता है लाइफ का एक मैनेजमेंट। दंगल मूवी में जो सलमान खान का डायलॉग है वो रियलिटी में यहीं से कोरिलेट आप लोगों को करता है कि असली लाइफ का दंगल वो है जब लाइफ आप लोगों को पटके और आप लोग उठ के चले। नॉर्मली तो रेस आप लोग जीते जाते हैं, कुछ ना कुछ एग्जाम निकाला क्लियर हो गया, या फिर कोई और कॉम्पिटिशन में आप लोग पार्टिसिपेट करते वो क्लियर हो गया, वो जस्ट पार्ट होते हैं। पर लेकिन जब रियलिटी में लाइफ आप लोगों को पटकती है उस टाइम पर उठकर चलना वो होती है असली जिंदगी, और उसी टाइम पर आप लोगों को चीजों का सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए अपने आप को प्रोडक्टिव रखिए और सही डायरेक्शन में चीजों को लेकर चलिए। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कोरोना केस के बारे में। तो टोटल मिलाकर ये 29 लाख कोरोना केस ऑल ओवर वर्ल्ड में हो चुके हैं। अगर इनको वैसे बोला जाए तो 2.9 मिलियन केस आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में हो चुके हैं। अगर डेथ की बात करें तो यहां पर 2 लाख क्रॉस कर चुकी है, तो ये काफी सोचने वाली बात है। तो 2,03,000 के करीब आज के डेट में हमारे बीच में लोग नहीं है। और अच्छी बात भी है यहां पर वो ये है कि 8,36,000 के करीब जो लोग हैं वो यहां से रिकवर कर चुके हैं। और यहां पर 50 ऑलरेडी यूएसए लगा चुका है इस पर्टिकुलर फील्ड में कि 50,000 से ज्यादा लोगों की जान अकेले यूएसए के अंदर जा चुकी है। और ये 1 मिलियन अकेले यूएसए के अंदर केस होने वाले हैं, क्योंकि 9,60,000 के करीब केस अकेले यूएसए के अंदर में है। बहुत लार्ज स्केल पर देखिए आप लोग। इसके दूसरे नंबर पर स्पेन है जो कि बहुत पीछे है, यहां पर है 2,23,000 और यहां पर है 9,60,000। फिर इटली है यहाँ पर 1,95,000 है, फ्रांस है यहाँ पर 1,61,000, जर्मनी है 1,56,000, यूके है 1,48,000,
तुर्की है 1,07,000। तो ये वो कंट्री है यहाँ पर जो 1 लाख से ऊपर केस है। बाकी ईरान जो है ये 89,000 के करीब यहाँ पर हो चुका है। चाइना ये यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही बरकरार है, क्योंकि चाइना कुछ नहीं बता रहा है दुनिया को कि कितने केस निकल कर आ रहे हैं। यूएस से भी आगे आ रहा है निकल कर, यहाँ पर 74,000 के करीब केस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ब्राजील 59,000, कनाडा 45, बेल्जियम 45 और यहाँ पर ये हो गया नीदरलैंड 37,000 केस। इस तरीके से अगर आप लोग डेथ की बात करेंगे तो यूएसए नो बात, कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। यूएसए टॉप पर है, दूसरे नंबर पर इटली है और तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ये है स्पेन, चौथे नंबर पर है फ्रांस, पांचवें नंबर पर है यूके। 20,000 की कैटेगरी में आ चुका है नंबर ऑफ डेथ में यूके भी। जर्मनी अच्छी बात है, यहाँ पर डेथ को काबू कर पा रही है, तो ये सबसे अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। बेल्जियम जो है वो भी साथ में आ रहा है, 7,000 के करीब केस आप लोगों को बेल्जियम में देखने को मिलेंगे और ईरान में 5,000 और नीदरलैंड में भी आप लोगों को 4,000 के करीब और चाइना में तो ये बरकरार है, कोई ज़्यादा बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में, हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर यहाँ पर 26,289 यानी कि 26,283 केस हमारी कंट्री में अब तक आ चुके हैं और 825 यानी कि 825 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। अगर महाराष्ट्र के बारे में आप लोग बात करें, अकेले महाराष्ट्र में 7,500 के करीब केस इन्फेक्टेड पाए गए हैं, जिसमें से 323 लोग अब तक हमारे बीच में यहां पर नहीं है। दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर दिल्ली। अब यहां पर आप लोग देखते हैं गुजरात में 3,000 और दिल्ली में 2,500 और राजस्थान में 2,000। तो ये वो राज्य हैं जो 2,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। बाकी 1,000 पर कई सारे आ चुके हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये सारे 1,000 की कैटेगरी में आ चुके हैं। बाकी ये सारे 100 से ऊपर हैं, यहाँ पर उड़ीसा और बिहार भी इस कैटेगरी में यहां पर आ चुके हैं। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। सबसे ज्यादा लोगों की जान महाराष्ट्र में गई है, दूसरे नंबर पर गई है यहां पर गुजरात में, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें मध्य प्रदेश में भी यहां पर काफी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 99 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। तो इसके बारे में इतना तो कम से कम आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। और जो ऐसे जैसे मैंने आप लोग को बताया था, ये निबंध आप लोग जरूर लिखिएगा, मैंने कल सब जगह पोस्ट कर दिया था। तो ये है यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ वर्सेज रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कौन सा बेटर है, इंडिया और क्यों? तो ये ऐसे निबंध आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और खासकर जैसे अब यहां पर ग्रोथ जो है वो काफी डाउन हो गया है, तो ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। बाकी रिवीजन आप लोग जरूर कीजिए, जो भी आप लोगों ने यहां पर पूरे वीक में पढ़ा है, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। चीजों को इतनी बार रिपीट कर दो कि एग्जाम में आप लोगों को चीजें याद आने लगे बिना कुछ सोचे ही, ठीक है। तो वो कैसे होगा, जब आप लोग रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। आगे चलता हूं, यहां पर सबसे पहले फर्स्ट आर्टिकल देखता हूं जो मुझे आज डिस्कस करना है। तो वो है यहाँ पर सेतु ऐप के बारे में, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। डिस्कस मतलब हल्का सा एक ओवरव्यू आप लोगों को दिया था। यह है आरोग्य सेतु ऐप, सेतु ऐप या फिर आरोग्य सेतु ऐप बोले तो ये जीएस सेकंड में आप लोगों का देखने को मिलता है, जो हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक होते हैं। आरोग्य सेतु ऐप का यहाँ पर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है राइटर के द्वारा। रीजन क्या है? रीजन इसको कंपेयर किया जा रहा है चाइना के साथ में, पहला तो, और दूसरा इसका कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर आधार के साथ में। आखिर चाइना के साथ में और आधार के साथ में क्या कंपेयर है, तो यहाँ पर अभी हम लोग समझेंगे इसके अंदर में। आरोग्य सेतु ऐप जो है, देखिए स्टार्टिंग में आप लोगों को ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही करती है, बहुत सारे और भी लोग ऐसा करते हुए नजर आते हैं। पहले आप लोगों को क्या करते हैं, कोई मोबाइल ऐप सामने निकाल कर लेकर आते हैं या फिर कुछ भी ऐसा, तो सारी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराना स्टार्ट करते हैं। बाद में क्या लगता है, जब जनता पहुंच जाती है पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में, या तो वो ऐप है या फिर वो आप लोगों की वेबसाइट है कोई, तो फिर वहां पर चीजें जो है वो पेड मिलने लगती हैं, ठीक है, यानी कि फिर पैसा कमाने लगते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। तो देखो आगे चलकर टेलीग्राम का क्या होता है। अब तक टेलीग्राम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है, जबकि टेलीग्राम काफी लार्ज स्केल पर बढ़ रहा है। टेलीग्राम में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है आज के डेट में। हो सकता है आने वाले टाइम में टेलीग्राम ऐप वाले भी यूट्यूब की तरह या फिर आगे चलकर इसको व्हाट्सएप तरीके से यूज किया जाए, या फिर कुछ भी ऐसा मतलब माइंड में चल रहा होगा जिसने बनाया होगा कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड में। तो ये सारी चीजें ऐसा होता है कि पहले पब्लिक को इकट्ठा कर लो और उसके बाद में फिर जब पब्लिक इकट्ठा हो जाए तो फिर पेड कर दो। अगर सारे भी नहीं खरीदेंगे तो कुछ तो लोग खरीदेंगे ही ना उसको, तो उनका एक तरीके से प्रॉफिट यहां पर हो जाता है। तो ये आप लोगों को बड़ी फ्रीक्वेंटली ये चीजें देखने को मिलती हैं, यानी कि एक तरीके से इंसानों की साइकोलॉजी के साथ में खेलते हैं। जब उनको आदत पड़ जाती है उस चीज की तो फिर उसको पेड कर देते हैं। तो इसी का यहां पर हवाला दिया गया राइटर के द्वारा इस पर्टिकुलर ऐप का। कैसे कंपेयर किया गया? सबसे पहले तो इसको आधार कार्ड के साथ में कंपेयर किया गया। पहले बोला गया कि आधार कार्ड जो है वो वॉलंटरी है, यानी कि या तो आप लोग इसको मतलब एक तरीके से यूज करो या फिर यूज ना करो, ये एक तरीके से कोई ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर प्रतिबंध है। आगे क्या करा, बहुत सारी जो स्कीमें इसके साथ में प्रोवाइड करा दी कि जो आप लोगों के पास में आधार कार्ड है तो इन स्कीम का फायदा होगा, वरना इन स्कीम का फायदा नहीं होगा। तो लोगों को फोर्सफुली फिर यहाँ पर आधार कार्ड अपने बनवाने पड़ गए। इसके चलते फिर प्राइवेट को भी आधार कार्ड प्रोवाइड करा दिया कि सिम लेना है आधार कार्ड ले लो, प्राइवेट बैंक में या फिर कहीं पर आप लोग अकाउंट करवाना है तो आधार कार्ड ले लो। तो आधार कार्ड को ऐसे यूज करना स्टार्ट कर दिया गया। हालांकि फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो कई सारी चीजें जो थी उनमें रियायत दी गई, पर लेकिन ये ऐसी हरकतें गवर्नमेंट के द्वारा की गई हैं। इससे पहले अगर आप लोग यहां पर इसके बारे में बात करें, चाइना के द्वारा भी एक ऐसा ऐप बनाया गया था। तो चाइना ने जब वो ऐप बनाया, स्टार्टिंग में क्या किया,
पहले बोला कि ये वॉलेंट्री है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नहीं। फिर क्या किया, कुछ ऐसी चीजें यहां पर थी जो यहीं पर ही प्रोवाइड कराने स्टार्ट कर दी उन्होंने, यानी कि ऐसा करना कुछ स्टार्ट कर दिया जिस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ई पास अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर आप लोग को जाने हैं तो ई पास देने स्टार्ट कर दिए गए चाइना के द्वारा। तो वो ई पास जो थे वो यहां पर इसी पर्टिकुलर ऐप के थ्रू आप लोग यहां पर मिलने लगे और कहीं नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मान लीजिए आप लोग कोई यहां पर जैसे जैसे कि कई सारे मेले लगते हैं, मान लीजिए राष्ट्रपति भवन में आप लोगों को यहां पर मुगल गार्डन देखना है, ठीक है, पहले तो बोलेंगे कि हर एक मेट्रो स्टेशन पर मुगल गार्डन के टिकट आप लोगों को मिल जाएंगे, फिर बोलने लगेंगे बस प्रगति मैदान पर ही आप लोगों को मुगल गार्डन के टिकट मिलेंगे, ठीक है, या फिर बोल देंगे मुगल गार्डन के बाहर आकर ही आप लोगों को मुगल गार्डन के टिकट मिलेंगे। तो पहले तो बोल दिया सब जगह मिलेंगे, फिर जनता खुश थी थोड़ी सी, तो फिर उनके ऊपर थोड़ा सा पहाड़ गिराया गया कि नहीं ये तो प्रगति मैदान पर मिलेंगे, फिर मुगल गार्डन के अंदर ही मिलेंगे। तो ये ऐसी एक्टिविटी की जाए, तो इस तरीके से चाइना के अंदर किया गया, लोगों का पहले डेटा इकट्ठा कर लिया गया बहुत लार्ज स्केल पर और फिर उसको गलत तरीके से मिसयूज किया गया। तो कुछ ऐसा ही काम यहां पर बोला रहा है कि गवर्नमेंट, यहां पर जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि इसका रीजन सीधा सीधा यहां पर यह बताया गया है कि गवर्नमेंट के पास में जनता का डेटा होना चाहिए, अगर डेटा नहीं होगा तो फिर क्या फायदा है उस चीज का। तो उसी के बारे में आप लोग यहां पर थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले जो चाइना में ई पास देने की बात की गई, यहां पर स्टार्टिंग में बोला गया, फिर उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई पास देना स्टार्ट कर दिया, तो ये हरकतें यहां पर की गई। तो यहां पर इसी तरीके से हो सकता है कि आगे चलकर इसको रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिए, जो सिटीजन है उनका सर्विलेंस करना स्टार्ट कर दिए। अगर बीमारी तक ही चीजें सीमित है कि आप लोग को कोविड-19 से लड़ना है और उसके लिए सारी हरकतें कर रहे हैं, तो फिर आप लोग रेगुलेट कर सकते हैं। पर लेकिन अगर आगे चलकर भी आप लोग इन चीजों को कंटिन्यू कर पाते हैं, आगे चलकर भी आप लोग इसका मिसयूज करते हैं, जैसे चाइना के अंदर कई सारी चीजें यहां पर देखने को मिली। तो आरोग्य सेतु ऐप जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, यहां पर ना तो कोई लॉ के थ्रू इसको बनाया गया है कि यहां पर्टिकुलर लॉ है, यहां पर अगर कोई गलती चीजें होती है तो यहां पर पर्टिकुलर लॉ करेगा। यहां पर सारी पावर जो है गवर्नमेंट के हाथ में, यहां पर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इसी के साथ में डेटा का जो एक तरीके से यहां पर आप लोग बात करें अगर क्या यूज करना है, किस तरीके से क्या क्या लिमिटेशन है, प्राइवेसी के बारे में कोई बात ही नहीं की जा रही है। इवन हमारी कंट्री में अब तक कोई प्राइवेसी के लिए लॉ भी नहीं है, ये काफी लंबे समय से चीजें ऐसी पड़ी हुई हैं। हमारी कंट्री में केएस पुट्टास्वामी केस आया था निकलकर, जो कि 2017 में केस था। ये केएस पुट्टास्वामी केस सुप्रीम कोर्ट में था। तो इसने क्या बोला कि प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दो। तो प्राइवेसी अगर फंडामेंटल राइट बनाते हैं तो हमारे संविधान में जो पार्ट 3 है उसके अंदर आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 21 में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया जाएगा। पर लेकिन यहां पर दिक्कत तो यह है कि अब तक हमारी कंट्री में कोई लॉ नहीं लाया गया है, अगर यहां पर कुछ उल्टी सीधी हरकतें होती है उसको कैसे टैकल करके चलना है। तो आरोग्य सेतु ऐप में क्या होगा, दुनिया भर का डेटा रहेगा यहां पर और उसको गवर्नमेंट यूज कर सकती है आराम से। अगर उस डेटा को गवर्नमेंट यूज कर सकती है या फिर बोले कि अगर बिना जाने किसी की परमिशन लिए उसका गवर्नमेंट मिसयूज भी कर सकती है, तो ये कितने हद तक यहां पर सही है। तो नेसेसरी डिटेल अगर कोविड-19 तक सही है तो सही है, पर लेकिन अगर आगे चलकर फिर इसको मिसयूज किया जाता है उसका क्या मतलब होगा। तो सीधा सीधा मतलब यहां पर यह है कि एक तरीके से जनता से पूछा भी नहीं जा रहा है और उनके डेटा को इकट्ठा किया जा रहा है और फिर उसको आगे चलकर मिसयूज भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें सोचने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी आधार कार्ड के साथ में आप लोग ऐसा कर सकें। पहले आप लोगों ने बोला कि यहां पर ये ऑप्शनल है, ठीक है, यहां पर आप लोग इसको लो या फिर ना लो, पर लेकिन फिर आगे चलकर बोला कि आधार कार्ड आप लोगों के पास में है तो आप लोग बैंकिंग, मोबाइल सर्विस, ये सारी चीजें कर सकते हैं। इवन प्राइवेट को भी यूज करने के लिए आधार कार्ड आप लोगों ने दे दिया। तो ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट के द्वारा की गई वो बिल्कुल भी सही यहां पर नहीं थी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बोला गया कि हम लोग ऐसा करेंगे। ये वही बात होगी, स्टार्टिंग में तो आप लोग सारी चीजें फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं और बाद में बोले कि अब आप लोगों को यहां पर ये लेना ही लेना पड़ेगा। तो ये सारी हरकतें जो की जा रही है ये एक तरीके से सिटीजन के साथ में धोखा कर रही है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं करना चाहिए यहां पर। अगर नेक्स्ट यहां पर बातें करूं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए अलाउ किया कि प्राइवेट जो एंटिटी यहां पर इस डेटा को यूज कर रही थी तो उनको बोला कि ये डेटा यूज नहीं करना है। तो यही इसका बेसिक यहां पर पर्पस भी देखने को मिला। और इसी के साथ में अगर बात करें ऐप के बारे में, तो वॉलंटरी कंसेंट अगर यहां पर लिया जा रहा है अब तक तो सही है, फिर आगे चलकर हो सकता है कि फंडामेंटल राइट का वॉलेंट एक तरीके से वॉयलेशन यहां पर देखने को मिले, क्योंकि उसको अलग तरीके से फोर्स किया जा सकता है ऐप के थ्रू कि आप लोगों को ये इम्यूनिटीज मिलेगी, यानी कि बोल देंगे कि अब आगे चलकर जो दवाइयां हैं वो उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने इस ऐप में दर्ज करा रखा है। तो ये कितने हद तक सही है, जबकि इसके लिए कोई लॉ भी आप लोगों ने नहीं बना रखा है। तो इस तरीके से तो आप लोग लोगों की ऑटोनॉमी छीन रहे हैं, उनकी प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं, और वो भी गवर्नमेंट एक्सचेंज यहां पर स्कीम देने के लिए, जबकि ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। तो अपनी ड्यूटी को फोर्सफुल्ली आप लोग एक तरीके से यहां पर एक जनता को विवश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ करने के लिए। हो सकता है बहुत सारे लोग आज के डेट में ऐप को चलाना ही ना जानते हो, उनके पास में फोन है, बस बहुत सारे लोग ऐसे दिख जाएंगे आप लोग गाँव में आज के डेट में, उनको ये पता है कि ये बटन होता है, बस इसे उठाना होता है और इसे काटना होता है। ये सारी चीजें आप लोग को देखने को
को मिलती है। तो कितने हद तक यहाँ पर ये सही है कि आप लोग फिर आगे चलकर इस तरीके से मिसयूज ऐप का करना स्टार्ट कर देते हैं। आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शन एक तरीके से हो गई यहाँ पर, ये ऐसे अगर आप लोग बात करते हैं तो, क्योंकि अगर आप लोग बिना कंसेंट लिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने बोला कि डाउनलोड कर लो, बस इसको कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। जब यहाँ पर इंसान ने उसको डाउनलोड कर लिया तो जिस पर्पज से उसको डाउनलोड किया गया था वो पर्पज अब सीधी नहीं हो रहा है, यहाँ पर पर्पज आप लोगों ने पलट दिया, तो ये सही तरीका नहीं है। तो ये बात यहां पर बोली गई है, ठीक है। तो यह आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। तो बेसिकली यहां पर राइटर एक ही बात बोलना चाहते हैं, एक तो चाइना वाला काम मत करो, एक आधार कार्ड वाला काम मत करो, और दूसरा जिस पर्पज के लिए स्टार्टिंग में आप लोगों ने इसको स्टार्ट किया है उसी पर्पज के लिए इसको यूज करो, बाद में पर्पज चेंज कर जनता को विवश मत करो। तो ये बात बोली गई है। अगर पर्पज चेंज भी करना है तो जनता से पूछ लो एक बार, उसके लिए लो बना लो आप लोग पार्लियामेंट में, तो तभी आप लोग चीजों को ढंग से लेकर चलो। तो ये था बेसिक इसका पर्पज, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर आपके द्वारा ये आर्टिकल छोड़ दिया गया। देखिए आर्टिकल छोड़ा नहीं था, मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी कोई ऐसा आर्टिकल हुआ करेगा उसको आगे डिस्कस कर लिया करूंगा। और वैसे भी इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, सारे पॉइंट जो थे ऑलरेडी बता चुका था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 के चलते बिहार में आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माइग्रेंट वर्कर हैं, अलग अलग राज्य में जाकर रहते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन तो यहां पर यही है कि दूसरे राज्य की गवर्नमेंट ने अपने एरिया में जो लोग रहते हैं उनको लाने के लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट करी है, पर लेकिन बिहार ने अब तक कोई भी ऐसी अरेंजमेंट नहीं करी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी क्या है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। अभी एक केस ऐसा निकल के आया कि वो क्या कर रहे थे, मेंढक को तलकर खा रहे थे। यानी कि हमारी कंट्री में अगर बात करेंगे आप लोग, अगर फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो सारी एजेंसी ये बोलती है कि हमारे पास में दुनिया भर का खाना पड़ा हुआ है, पर लेकिन लोगों को ये खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो यहां पर बिहार गवर्नमेंट की गलती है। ये बोला गया राइटर के द्वारा, स्टार्टिंग का जो टर्म था नीतीश कुमार का, उसमें तो इन्होंने अच्छा काम किया, पर लास्ट के 2 टर्म अगर आप लोग देखोगे नीतीश कुमार के, तो ये बस जोड़ वो नहीं कहते उधड़ बोन में लगे हुए हैं कि बस किसी तरीके से अपनी गवर्नमेंट बची रहे, वो काम इनके द्वारा किए जा रहे हैं। सीधी सीधी बात यह कि आखिर बिहार के लोग बाहर काम करने क्यों जा रहे हैं, तो इसमें बिहार की गवर्नमेंट की नाकामी है। क्यों? क्योंकि वो यहां पर इंडस्ट्री प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, वो लोगों को लोकल एरिया में काम प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, इसीलिए तो मजबूरन उनको बाहर जाना पड़ रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपने लोकल एरिया में ही काम मिल जाए तो क्या आप लोगों को लगता है कि वो बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यहां पर बिहार की गवर्नमेंट यानी कि नीतीश कुमार जी की नाकामी यहां पर गिनवाई जा रही है। और एक तरीके से जिन जनता ने इनको चुनाकर यहां पर बैठा है, उन्हीं जनता की एक तरीके से एक्सपेक्टेशन पर ये खरे नहीं उतर रहे हैं अब यहां पर। तो ये सारी बातें बोली जा रही है। कहीं ना कहीं जो एक तरीके से इनकी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए थी कि हमारे जो लोकल एरिया के जो लोग बाहर रह रहे हैं, अगर उनको बाहर कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो अपने एरिया में आए, हम लोग उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। तो बिहार यहां पर एक बड़ा ही डिफरेंट सा उदाहरण यहां पर निकल कर आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी जो है इसके ऊपर शांत भी बैठे हुए हैं, वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल कोई मुझे लगा नहीं कि इसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी बता चुके हैं। इसमें मतलब पॉलिटिकल चीजें हैं कि इनका बुराई कर रहे हैं, जो कि एग्जाम में आप लोगों से जल्दी से नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए इसके बारे में। तो ऐसा नहीं है कि कोई आप लोगों का इंपॉर्टेंट आर्टिकल छोड़ूंगा, कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं छोड़ूंगा। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि हाँ ये आर्टिकल छोड़ गया है, तो उसको आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर उस तारीख का ये आर्टिकल छोड़ दिया आपने, तो मैं उसको जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कुछ प्रतिबंध हो गया, जो डिस्कस कर दिया बस वही रह गया, आगे कुछ डिस्कस नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है। जो भी लगेगा आप लोगों को कि सर ये आर्टिकल छोड़ दिया, एडिटोरियल छोड़ दिया आपने, तो बताइए। वैसे जो भी छूटता है मैं आप लोगों को बताए रखा है, वीकेंड में डिस्कस करूंगा। अगर 1-2 आर्टिकल ज्यादा हो जाएगा उसको फिर मैं अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो ये टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। एक बच्चे के द्वारा क्या, कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया कि सर एक आर्टिकल था आंध्र प्रदेश वाला, उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि उससे आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये था यहाँ पर 100% रिजर्वेशन के बारे में, तो इसको मैं थोड़ा सा फिर से समझाता हूं आप लोगों को। हालांकि आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था, पर लेकिन कुछ और एंगल बताकर आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं इसको अब, ठीक है। उस टाइम पर मैंने लगभग 10 मिनट इसको दिया था, 10 क्या मुझे लग रहा है 7-8 मिनट दिया था, पर लेकिन अब थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आप लोग और भी कई सारी डायमेंशन यहां पर समझ जाओ। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे आखिर कंडीशन क्या थी। सबसे पहले तो आप लोग यहां पर समझिए, ये आज की डेट में हम लोग बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। ये है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा टच करता है, तेलंगाना टच करता है, कर्नाटका और इसी के साथ में तमिलनाडु, ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश को टच करते हैं। याद रखना छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश को टच नहीं करता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में भी क्या किया गया, कुछ पर्टिकुलर एरिया में 100% रिजर्वेशन प्रोवाइड करा दिया गया। और 100% रिजर्वेशन जो प्रोवाइड कराया, यहां पर ये जो केस था फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, क्योंकि 100% रिजर्वेशन देने का मतलब है कि आप लोग दूसरों के लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे हो। और इसके चलते यहां पर फिर प्रॉब्लम ये निकल कर आती है
कि हमारे संविधान में तो बोला ही नहीं गया कि 100% रिजर्वेशन आप लोग दे सकते हो। इवन सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में क्लियर ऑलरेडी कर चुका है। इंदिरा साहनी केस में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन आप लोगों को नहीं देना है। यहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने 100% रिजर्वेशन दे दिया। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का भी ऑलरेडी उल्लंघन आप लोग कर चुके हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर इस तरीके से आप लोग पर्टिकुलर कम्युनिटी को 100% रिजर्वेशन दे रहे हो तो उस एरिया में भैया एससी भी हैं, ओबीसी भी हैं, तो उनको तो कहीं रिप्रेजेंटेशन मिलेगी नहीं। आप लोग तो बस यहां पर जो शेड्यूल एरिया में जो शेड्यूल कास्ट है, सॉरी शेड्यूल ट्राइब है, उनको अगर इस तरीके से आप लोग ट्रीट करोगे तो बाकी के लोगों का क्या होगा। वही कपिल शर्मा वाला डायलॉग, उनको तो एक तरीके से बाबा जी का ठुल्लू मिल गया। तो ऐसे तरीके से कितने हद तक ये चीजें सही हैं, तो उसके बारे में यहां पर डिस्कस किया जा रहा है। तो समझ लेते हैं यहां पर सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट केस है जो आप लोगों को याद रखना है। 1992 में ये बोला गया कि 50% जो है यहां पर हमारी कंट्री में ये लिमिट है कि रिजर्वेशन इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। हालांकि कुछ एरिया है जहां पर इनको उल्लंघन किया जाता है, जैसे तमिलनाडु के अंदर 69% के करीब रिजर्वेशन है, तो कुछ स्पेशल कंडीशन में यहां पर किया जाता है। पर लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का सेटिस्फेक्शन भी एक तरीके से जरूरी है। अगर केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई होना जरूरी है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि शेड्यूल एरिया में इन्होंने क्या किया, जो टीचर की वैकेंसी थी, टीचर की वैकेंसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वहां पर ये बोल दिया गया कि 100% यहीं के ही टीचर इसमें लिए जाएंगे, यानी कि कोई और यहां पर जो पर्टिकुलर एरिया के बाहर का कोई टीचर इसमें अप्लाई नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात यहां पर ये बोली गई, उनसे पूछा गया ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हो, तो इनके द्वारा बोला गया बहुत सारे लोग यहां पर एब्सेंट रहते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर 100 टीचर हैं या फिर 50 टीचर हैं, तो 50 में से यहां पर ऐसे ही है कि कोई लगभग 40-50% टीचर जो है वो एब्सेंट रहते हैं, जिससे एजुकेशन पर इंपैक्ट पड़ता है। तो यार उसके लिए आप लोग और प्रोविजन कर सकते हैं। अगर कोई आ नहीं रहा है तो या तो उसको आप लोग लालच दो, थोड़ी सी और सैलरी ज्यादा दो, इंसेंटिव ज्यादा दो, और या फिर आप लोग कैरेट एंड स्टिक वाली अप्रोच लेकर चलो ना, डंडा भी मारो उनको। अगर कोई नहीं आ रहा तो बोलो कि आप लोगों की सैलरी कट कर ली जाएगी। अगर कोई नहीं आ रहा तो उनको बोलो कि आप लोगों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। अगर कोई नहीं आ रहा तो उनको बोलो कि आप लोग आओ, आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा पैसा दिया जाएगा। यानी कि उनको खुश भी रखो और थोड़ा सा उस तरीके से भी लेकर चलो। तो ये अप्रोच हो सकती है। 100% रिजर्वेशन कर देना, वो भी एब्सेंट की वजह से, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कोई सही तर्क नहीं है और ये पचाने वाला तर्क भी नहीं है कि आप लोग बोले कि हाँ बिल्कुल सही बात बोल दी है। तो आखिर ऐसी ऐसी बातें क्यों बोली गई है, तो उसके लिए समझ लेते हैं। हमारे संविधान में अगर आप लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट के बारे में, तो फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल राइट का मतलब ये होता है कि अगर इनका हनन होता है तो आप लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। ये बेसिक पर्पज होता है फंडामेंटल राइट का, यानी कि डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट आप लोगों के फंडामेंटल राइट को हनन होने से बचाएगा। आर्टिकल 14 के बारे में बात करें तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो यहां पर ये इक्वलिटी नहीं है लॉ के सामने, यानी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप लोगों ने 100% रिजर्वेशन दे दिया और बाकी जो कम्युनिटी बच गई उनके बारे में आप लोगों ने कुछ सोचा भी नहीं, तो उसके बारे में क्या होगा। तो एक तरीके से इक्वलिटी है ही नहीं है यहां पर किसी भी तरीके से देखोगे। आर्टिकल 15 की बात करें तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं आप लोग सिटीजन के अंदर ही, यानी कि एक सिटीजन को यहां पर इतना प्रेफरेंस दे रहे हैं और दूसरों के लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं। इस तरीके से आर्टिकल 16 की बात की जाए तो इक्वल अपॉर्चुनिटी भी यहां पर एक तरीके से बर्बाद हो गई। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये सारे आर्टिकल का हनन होता हुआ नजर आ रहा है अगर आप लोग इस तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, तो इस तरीके से आप लोग फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है 100% रिजर्वेशन देना बनता ही नहीं है, तो कैसे आप लोग यहां पर 100% रिजर्वेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर बात की जा रही है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड परस्यूट ऑफ चॉइस के बारे में। तो यहां पर आर्टिकल 51A के बारे में ये बात की जाती है। तो यहां पर इस तरीके से एक तरीके से अनजस्टिस हो गई यहां पर, तो आप लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो यहां पर, इन्होंने क्या किया कि पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लोग यहां पर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, आप लोग इसको एक बार देखिए। जैसे प्रेसिडेंट ऑर्डर के बारे में बात करें तो आर्टिकल 371D जो है यहां पर, ये क्या करता है कि डिस्ट्रिक्ट जोन या डिस्ट्रिक्ट जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है या फिर जो जोन है उसमें अनदर कोई डिस्ट्रिक्ट या फिर जोन का लोग वहां पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा। यानी कि ये एक पर्टिकुलर ए डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये बी डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो यहां पर जो ए डिस्ट्रिक्ट है उसके लोग यहीं पर ही रहेंगे और बी डिस्ट्रिक्ट के लोग यहीं पर ही रहेंगे, वो एक दूसरे में जाकर यहां पर ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या आयरनी होगी, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए तभी आप लोग ढंग से इसको समझ पाएंगे। अभी मैंने बताया कि ए डिस्ट्रिक्ट हो गया और यहां पर हो गया बी डिस्ट्रिक्ट। अब यहां पर जो ए डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो इसमें जाकर अप्लाई नहीं कर सकते, बी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो इसमें आकर अप्लाई नहीं कर सकते। पहली बात ये एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन अब ये समझिए, जब यहां पर इस ए डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोगों ने बोला कि एसटी के लिए क्या है यहां पर 100% रिजर्वेशन हो गया, ठीक है,
तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एससी हो गया और जो ओबीसी हो गया या फिर जो दूसरी कम्युनिटी हो गया, उनके लिए कुछ आप लोगों ने प्रोवाइड ही नहीं कराया। तो यहां पर क्या हो गया, मतलब कि आप लोगों ने इस डिस्ट्रिक्ट में एक तो यहां पर ये सारी सीट किसको दे दी, एसटी को दे दी, बाकी एससी और ओबीसी के लिए कुछ छोड़ा नहीं, और ये अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा किसी और डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो ये तो बेचारे बर्बाद हो गए, इनके तो आगे पीछे कुछ बचा ही नहीं है करने धरने के लिए, यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा नहीं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा नहीं सकते, तो फिर क्या सोल्यूशन है ये तो बता दीजिए। तो ये सबसे बड़ी बात यहां पर हो गई, यानी कि आप लोगों ने बोला कि यहां पर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में यहां पर ये अप्लाई नहीं करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट में 100% दूसरों को दे दी। जबकि भीमराव अंबेडकर साहब ने यहां पर ये बोला था कि अगर आप लोगों को रिजर्वेशन देना है तो माइनॉरिटी ऑफ सीट का आप लोगों को ध्यान में रखकर चलनी है यहां पर, ठीक है। 100% कोटा अगर आप लोग इस तरीके से दे रहे हैं तो एक तरीके से आप लोग दूसरों की जो अपॉर्चुनिटी है टीचिंग में अप्लाई करने के लिए वो कहीं ना कहीं आप लोग छीन ले रहे हैं। तो 50% की कैप जो है रिजर्वेशन की वो भी आप लोग यहां पर एक तरीके से वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हर तरीके से कहीं पर भी आप लोग जस्टिस प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। तो जो बाकी एससी को तो आप लोगों ने दे दी, एसटी और जो एसटी को तो आप लोगों ने दे दी, एससी और ओबीसी का क्या करेंगे, वो ना तो अपने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर पा रहे हैं और ना दूसरे में, तो वो तो एक तरीके से बर्बाद हो गए बेचारे। और इसी के साथ में यहाँ पर 5th शेड्यूल के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो 5th शेड्यूल जो होते हैं यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है 4 राज्य को छोड़ दे। अगर ये 4 राज्य कौन से हैं, यहां पर 4 राज्य हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये है 4 राज्य। तो ये जो 4 राज्य हैं इनके लिए होता है 6th शेड्यूल, ठीक है। और यहां पर 5th शेड्यूल की बात की जा रही है, तो स्पेशल प्रोविजन करते हैं, चलो कोई बात नहीं है, पर लेकिन दूसरों के लिए कुछ तो अपॉर्चुनिटी छोड़ी है, तो आप लोगों ने वो छोड़ी नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टेप डाउन कर दिया कि 100% रिजर्वेशन होना यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। पर लेकिन यहां पर कई सारी और भी बातें बोली जा रही हैं। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आज की डेट में शेड्यूल कास्ट की जो सीटें हैं उनका सारा फायदा उठाकर ले जाते हैं। कौन लोग, वो लोग उठा के ले जाते हैं शेड्यूल कास्ट में जो अच्छे खासे अमीर आदमी है, बाकी के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो यहां पर ये बात बोलने पर ये बात सही है कि हाँ चलिए अमीर लोग हो रहे हैं हर एक कास्ट में, पर लेकिन आज की डेट में भी यहां पर इतने अमीर नहीं है कि उनकी सारी सीट भर जाए। आज के डेट में भी उनकी जो सीट होती है वो 100% फुल नहीं हो पाती है, वो खाली पड़ी रहती है। तो अभी बहुत आगे जाना है। इस तरीके से आप लोग ओबीसी वाला जो यहां पर क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट यहां पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। तो वो था कंप्लीट आर्टिकल। आइए नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर जो साउथ चाइना सी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मैंने आप लोगों को यहां पर ये थोड़ा सा एरियाज के बारे में बताया था, मैंने कहा था कि इस आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। ये जो है साउथ चाइना सी है, अगर इसको आप लोग कंपेयर करेंगे कहां पर है, किस पर्टिकुलर एरिया में है, तो आप लोग यहां पर मैप में देखिए अपनी प्यारी कंट्री इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूं। तो इसके बारे में जो साउथ चाइना सी है, तो साउथ चाइना सी में चाइना ये बोलता है कि ये मेरे नाम पर है, तो इसको मैं बोलूंगा कि ये मेरा सी है। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को उस टाइम भी बोला था कि इंडिया भी इस तरीके से ही बोलने लगे कि इंडियन ओशन है भैया, तुम तो सी की बात करो, पूरा ओशन हमारे नाम पे है, तो पूरा समुद्र हमारा हो गया। पर लेकिन ये सही तरीका यहाँ पर नहीं है। तो इसको समझने के लिए ये पिक्चर आप लोगों के लिए अच्छा है। ये यहां पर एक लाइन है जिसको नॉर्मली आप लोगों ने सुना भी होगा, 9 डैश लाइन। ये जो डैश है आप लोग यहां पर ये 9 डैश नजर आते हैं, और ये जो 9 डैश लाइन है यहां पर चाइना ये बोलता है जिसको 9 डैश लाइन बोली जाती है। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा 9 डैश लाइन कहां पर है, तो साउथ चाइना सी के अंदर चाइना का एरिया है जिसको चाइना बोलता है कि ये मेरा एरिया है, ये 9 डैश लाइन बोली जाती है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप लोग देखें, जैसे मैं आप लोगों को पहले अपनी कंट्री का उदाहरण देकर बताता हूं, ठीक है। आप लोग यहां पर ये समझिए, ये अपनी प्यारी कंट्री होगी, बीचों बीच में आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा 1 सेकंड यार, यहां पर देखिए, अगर इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आप लोग बात करते हैं तो जो आप लोगों की कंट्री की टेरिटरी है उसके 200 न्यूटिकल माइल्स वाला एरिया वो आप लोगों का सोवरन एरिया होता है, ठीक है। 200 न्यूटिकल्स माइल्स वाला एरिया आप लोगों का सोवरन एरिया होता है। इसी तरीके से अगर चाइना के बारे में बात करें तो चाइना का जो सोवरन एरिया होगा वो उसका 200 न्यूटिकल्स माइल वाला एरिया उसका सोवरन एरिया की कैटेगरी में आ जाता है। पर लेकिन चाइना ये बोला है कि ये 200 न्यूटिकल माइल नहीं, मुझे तो पूरा ये सारा एरिया चाहिए, यानी कि ये सारा एरिया मेरा है, यानी कि दूसरे के एरिया को भी वो अपना एरिया बता रहा है। तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो चाइना अपने एरिया को तो अपने एरिया को तो एक तरीके से कब्जे में ले रहा है, दूसरों का एरिया भी। जैसे आप लोग यहां पर ये वाली लाइन देखिए, ये क्लियरिटी आएगी। चाइना ने बोल दिया कि ये सारा एरिया मेरा है, ठीक है। तो इस तरीके से चाइना ने बोला ये सारा एरिया मेरा है। अब यहाँ पर इंडोनेशिया के एरिया के साथ में भी यहाँ पर ये चाइना का एरिया आ जाता है, ठीक है। मलेशिया के एरिया के साथ में भी चाइना का एरिया आ जाता है, ब्रुनोई का एरिया के साथ में चाइना का एरिया आ गया। बाकी जो भी जैसे फिलीपीन हो गया, जो भी इस पर्टिकुलर एरिया में है, इस तरीके से वियतनाम के एरिया के साथ में वियतनाम का ये एरिया हो गया, तो इसके साथ में भी यहाँ पर चाइना का एरिया आ गया। मलेशिया का एरिया हालांकि यहाँ पर थोड़ा बचा हुआ है, पर लेकिन चाइना ने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया और सारे एरिया को। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये चाइना ये बोलता है कि जो भी सारे आइलैंड हैं यहाँ पर, तो ये सारे आइलैंड मेरे
कंट्रोल में होंगे। तो ऐसी हरकतें चाइना के द्वारा की जाती है। जबकि यूएन के जो यहाँ पर क्लोज है, यहाँ पर UNCLOS, तो इसके अलावा से बोला जाता है कि 200 न्यूटिकल माइल्स वाला जो एरिया है वो तो उस पर्टिकुलर कंट्री का होगा जिसकी टेरिटरी के पास में है, पर लेकिन बाकी का जो दूसरा एरिया है वहां पर वो ये तो किसी कंट्री का एक्सक्लूसिव जोन होगा, जैसे कि मान लीजिए चाइना अपने वाले जोन में रहे, ठीक है, चाइना का ये जोन हो गया, तो बाकी का ये जोन हो गया सबका। अगर आप लोग बात करेंगे तो बाकी का जो बीच में एरिया बच गया, यहां पर कोई भी आ जा सकता है, ये इंटरनेशनल एक तरीके से ये सबका राइट हो गया यहां पर लेकिन चाइना बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा राइट है। चाइना हरकतें क्या करता है, पर्टिकुलर एरिया में कई बार छोटे छोटे आइलैंड बनाता है, कूड़ा डाल डाल के, कचरा डाल डाल के, तो आइलैंड बना लेता है उनको, और फिर बोलता है वहां पर बेस बना लेता है, फिर बोलता है देखो ये मेरा एरिया है। और यहां पर एक तरीके से आप लोग बोले नेचुरल नहीं, इनको एक तरीके से ऐसे ऐसे आइलैंड बनाकर चाइना अपना जो कब्जा दिखाने की कोशिश करता है, और ये चाइना हर जगह करता है। आप लोग जिस कंट्री के साथ में बात करेंगे, चाइना की मिलिट्री ऐसी हरकतें करती है, पहले तो आपस में बेसिकली क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे, थोड़ा बहुत बेस लेंगे, फिर उसके बाद में वहां पर हक जमाने स्टार्ट कर देंगे। यही काम इनके द्वारा डोकलाम वाले सेक्टर में किया गया था, जब भूटान के साथ में इनकी लड़ाई हुई थी और इंडिया इनके सामने जाकर खड़ा हो गया था। तो चाइना हमेशा से ऐसी हरकतें करता है। आज के दिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लड़ाई किसी की टेरिटरी के साथ में है तो वह है चाइना की, जिस तरीके से चाइना की हरकतें देखने को मिलती है। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि एक पैर कब्र में और दूसरा केले के छिलके पर, यानी कि एक साइड में कोविड-19 के साथ में लड़ रहा है, दूसरी साइड में ऑलरेडी आप लोग देखते हैं चाइना के साथ में क्या क्या हरकतें देखने को मतलब चाइना की कैसी कंडीशन देखने को मिल रही है। अगर बात करें अब तक हांगकांग के साथ में बात कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इसी के साथ में ताइवान के साथ में बात कर लीजिए, यानी कि ये सारे जो एरिया हैं सारे ये चाइना के साथ में लड़ रहे हैं कि चाइना से अपनी इंडिपेंडेंसी माने, और चाइना फिर भी अपनी हरकतों से बाज यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की गई थी। एक साइड में तो जो दुनिया है वो अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रही है कोविड-19 से, और चाइना यहाँ पर ये ऐसी हरकतें कर रहा है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आखिर चाइना ऐसी हरकतें कर क्यों रहा है, चाइना ने ऐसी हरकतें करने के लिए आखिर स्टेप क्यों उठाया। तो इसके दो रीजन बताए जा रहे हैं। वो दो रीजन कैसे, उनको आप लोग समझिए। पहला रीजन तो यहां पर यह बोला गया कि जो चाइना है वो अपनी जनता को एक तरीके से ट्रस्ट दिलाने की कोशिश कर रहा है कि भैया कोविड-19 की वजह से जो उनके अंदर मिसट्रस्ट आ गया है अपनी गवर्नमेंट को लेकर, ठीक है, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चलेगी, तो उसके चलते ये यहां पर एक ट्रस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनको। वो नहीं कहते जैसे पाकिस्तान करता है, अंदर तो कोई चीजें मिल नहीं रहे तो उठा के चाइना के साथ इंडिया के साथ में लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। तो इंडिया के साथ में लड़ाई करता है तो जनता को बिजी रखता है, ठीक है, वही काम यहां पर चाइना कर रहा है, जनता को बिजी रख रहा है किसी और मुद्दे में। यानी कि पहला तो यह कि अपनी जनता को दिखाने की कोशिश करें कि हमसे ज्यादा कोई सिक्योर आपको कोई रख नहीं सकता है। दूसरी बात, आजकल में यूएस से जो है वो बड़ी ही गलत तरीके से कोविड-19 की चपेट में आ गया है। तो यहां पर ये भी चाइना सोच रहा है कि आजकल में यूएस से यहां पर कोई कुछ नहीं बोलेगा और सही टाइम है इन सब एरिया को अपने कंट्रोल में ले लेने का। यानी कि यूएसए खुद ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, पर लेकिन यूएसए की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसने स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि चाइना ऐसी हरकतें नहीं कर सकता है, और इस पर्टिकुलर एरिया में यूएसए बार बार आता है। यूएसए बोलता है कि हम तो इंटरनेशनल लॉज को मानेंगे, हम चाइना के लॉज को यहां पर नहीं मानेंगे। तो ये सारी कंडीशन यहां पर बार बार आप लोगों को देखने को मिलती रहती है। तो बड़ी ही खराब सिचुएशन कई बार सामने निकल कर आती है, चाइना अड़ जाता है। ये सारी जैसे ताइवान हो गया, वियतनाम हो गया, फिलीपीन, मलेशिया, ब्रुनेई, इनके एरिया को भी अपना एरिया समझ लेता है, और इस तरीके से बार बार ये बातें देखने को मिलती है। तो आज की बात नहीं है, चाइना की ये पहले से ही बात है। तो चाइना कुत्ते की पूंछ है, बार बार मुल्की में रखो, निकालोगे ऐसे की ऐसे ही निकलेगी। ये सिचुएशन चाइना की है, ठीक है। तो ये थे आर्टिकल। आप लोगों का एक आर्टिकल बच गया है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो या तो मैं नेक्स्ट संडे में डिस्कस करूंगा या फिर वीकेंड में अगर मुझे लगेगा तो आप लोगों का एक एक्स्ट्रा लेक्चर यहां पर आ सकता है, ठीक है। वो है सागर पॉलिसी के बारे में, सागर विजन के बारे में काफी डिटेल में उसको डिस्कस करने वाला हूं मैं, तो उसको हम लोग देखेंगे उस आर्टिकल को। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और बचा है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग अच्छे से कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, कल एक चीज मैंने देखी, लाइक और डिसलाइक के ऊपर काफी सारी लड़ाई होगी। देखिए यार, ये मैं अपना आप लोगों को बोलता हूं कि या तो लाइक करो या फिर डिसलाइक करो, अगर पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक करने का पूरा हक है। तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि वीडियो को डिसलाइक नहीं करना चाहिए। देखिए, हर एक इंसान का टेस्ट अलग होता है, ठीक है। आप लोग हो सकता है ये वीडियो पसंद आ रही है, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि कई सारे हो सकते हैं, कई सारे मैं ऐसे शब्द बोलता हूं कि कई सारे लोग बोलते हैं कि सर आपके जो इस तरीके शब्द बोलते हो पसंद नहीं आते। जो मैं एक तरीके से बड़ी ही ओपनली आप लोगों से बात करता हूं जब फ्रेंड, तो कई सारे लोगों को वो लैंग्वेज पसंद नहीं आती है। उनको लगता है कि एक टीचर बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए, तो प्रोफेशनल टीचर एक तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं वो मेरे से, पर लेकिन मैं फ्रेंडली नेचर में आ जाता हूं तो कई सारे लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। तो जो डिसलाइक करते हैं वो उनका हक है, वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी, ठीक है। तो उसको लेकर आप लोग डिबेट डिस्कस मत किया कीजिए कि किसने डिसलाइक कर दिया, उनका हक है, उनको करने दीजिए, अच्छी बात है। कम से कम इसी बहाने
आते तो हैं डेली, याद तो करते हैं, वीडियो को खोलने तो आते हैं तो टेंशन मत लिया करो यार, ये छोटी छोटी चीज़ें, इनमें अपना टेंशन लोगे, परेशान होगे तो कैसे होगा, ठीक है। हाँ, अगर आप लोगों को भी डिसलाइक, आप लोगों को भी वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो आप लोग भी डिसलाइक कीजिए, पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ हर एक वीडियो में कि वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अगर पसंद नहीं आते तो ना तो शेयर करना है और डिसलाइक करके जाना है। और डिसलाइक करते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में इंप्रूव कर सकें। डिसलाइक करने वालों से बस मुझे एक ही सिखवा रहता है, वो ये है कि वो बताते नहीं कि डिसलाइक क्यों किया, बताओ कि डिसलाइक क्यों किया ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। पर लेकिन वही है, चलिए जो भी है, सबकी अपना अपना फंडामेंटल राइट है, अपनी लाइफ को सब एंजॉय करें, तो आप लोग उसके बारे में टेंशन मत लिया करो, बिंदास रह के लाइफ को एंजॉय करो। इसीलिए कहता हूँ छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार, और मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, खुश रहना सीखो, टेंशन लेना नहीं। टेंशन तो ऐसी चीज़ है दूसरों के लिए छोड़ दो यार अपने आप लोग चीज़ों को एंजॉय करो, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कीजिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए कि आसपास सफाई रखिए जहाँ तक भी हो सके, और पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, और जब भी टाइम मिले किसी की हेल्प जरूर कीजिए। अंदर से जो सुकून मिलेगा वो आप लोग बस फील कर सकते हैं, ना मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, ना ही कोई आप लोगों को समझा सकता है। पर लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जो फील वाली, ठीक है, तो फील तभी होती है जब आप लोग उसको एंजॉय कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।